हेलो नमस्कार जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टैट आईएएस। आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा इकोनॉमी का सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल और द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड उसके ऊपर पीआईक्यूज भी बात करेंगे। बट ये वाला जो थीम है अगेन थोड़ा सा लंबा है तो मल्टीपल पार्ट्स में जाने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एलपीजी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि बैकग्राउंड क्या है, मतलब व्हाई एट ऑल, क्यों इंडियन इकोनॉमी में हमें इतने बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो करने की जरूरत पड़ी, या कह लो एक तरीके से मतलब बिल्कुल एक मजबूरी बन गई कि ये रिफॉर्म्स तो करने ही पड़ेंगे, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव टू इट। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि देखो, बैकग्राउंड ये बन रहा है कि एक लाइसेंस इंस्पेक्टर परमिट राज, जिसको हम फेमसली बोलते हैं, है ना, उस पूरे एक सेटअप के चलते जो है रिफॉर्म्स तक हमें पहुंचना पड़ा। बट उसके लिए आपको और बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, विच इंक्लूड दैट द प्री 1991 इकोनॉमिक मॉडल किस तरीके का था, जहां पे बहुत हेवी रेगुलेशन थी फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। पहली चीज। दूसरी चीज, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स थी। इफ यू वांट टू ओपन एन इंडस्ट्री यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मान लीजिए उत्पादन को बढ़ाना है, देन ऑल्सो यू रिक्वायर्ड परमिशंस, परमिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देयर वर रेगुलर inspections, not just routine inspections या bona fide inspections, malified inspections you can say, corruption वाला वो सारा एंगल। तो उसके चलते जो है दिक्कत आनी शुरू हुई थी। तो की फीचर्स, साथ साथ प्लानिंग कमीशन की वजह से सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग चल रही थी, 5 ईयर प्लान जो हैं वो ऑपरेशनल थे। प्लस स्टेट ओनरशिप थी कोर इंडस्ट्रीज में, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी, हाई टैरिफ्स, रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स। वी कैन से दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। हम एक ओपन इकोनॉमी नहीं थे, हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था थे जो बाकी इकोनॉमीज के साथ दुनिया में फ्री ओपन ट्रेड में नहीं एंगेज करता था। प्लस एक्सटेंसिव लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर businesses. So these all you can say were the features in the pre LPG era, है ना। फिर इसका इम्पैक्ट, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इम्पैक्ट जो है हमें लेके जाएंगे टुवर्ड्स द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो क्या हुआ इम्पैक्ट के चलते कि एक तो ग्रोथ जो है वो लो इकोनॉमिक ग्रोथ रही, प्लस द स्टिफल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। फिर ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, करप्शन दैट वाज रैम्पेंट, और उसके चलते जो है आपको देखने को मिला कि ग्रोथ उतना ज्यादा सस्टेन्ड बेसिस पे हाई मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पा रहा था। प्लस स्कार्सिटी ऑफ गुड्स, जिसमें हमें बेसिक कह लो फूड ग्रेन्स तक की भी स्कैसिटी फेस करनी पड़ी, है ना। सो दीज ऑल वी कैन से वर द इम्पैक्ट्स। देन ट्रांजिशन का जो कह लो नेसेसरी हो गया ट्रांजिशन के, प्री 1991 जैसा आपका इकोनॉमिक सिस्टम था एंड जो रिफॉर्म्स करके आपने पोस्ट 1991 इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करी। ट्रांजिशन में क्या हुआ कि पिछले सिस्टम को डिसमेंटल किया गया इन रिफॉर्म्स के थ्रू, एंड लिबरलाइज किया गया इकोनॉमी को, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज किया गया, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसमें हम मेजरली देखते हैं, इफ आई कैन यूज दिस टर्म हेयर, कि मेजरली हम इसको बोलते हैं कि मेजरली एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे, कि ये रिफॉर्म्स दे कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट यू फेमसली also called as the structural reforms, which were, you can say, a bit long term oriented, and another were the short or immediate, I must write it, short term और immediate reforms। तो देखिए, इमीडिएट रिफॉर्म्स तो जो कैरी आउट किए गए वो क्या किया गया कि रूपी को डीवैल्यू किया गया। दैट इज, इसमें मेजरली जो चीज थी दैट वाज इंडियन नेशनल रूपी वाज devalued and India pledged gold to obtain international loans।
इंक्लूडिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो ये दो तरीके से रिफॉर्म्स हुए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जो थे, इसका पार्ट हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो अब इसको समझेंगे कि ये क्या है एक एक करके, आज का जो एजेंडा है हमारा। तो पहली चीजें देखो कि जो की फीचर्स थे प्री रिफॉर्म इकोनॉमी के अंदर, ये हम देख के आए हैं कि एक तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रही थी, मतलब दैट वाज टू मच ऑफ, यू कैन से, यू नो, जिसको हम बोल रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच, कि सब कुछ जो है वो सेंटर से ही चल रहा था। So dominance of the planning commission and state led production and distribution, प्राइवेट सेक्टर के लिए स्कोप बहुत कम रखा गया था, प्राइवेट सेक्टर को एल्बो रूम, प्राइवेट सेक्टर को मैन्यूवर करने के लिए बहुत कम स्पेस प्रोवाइड किया गया था। फर्दर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी, या फिर इसको हम बोल देते हैं द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, दैट इज everything and anything, you know, will be produced here only, we are not going to import anything। मतलब क्या हुआ, हाई टैरिफ बैरियर्स, यानी कि वी हैड क्लोज्ड आवर डोर्स फॉर द वर्ल्ड, import restrictions and foreign exchange controls, so that was the policy of import substitution। then there was state controlled enterprises, यानी कि पब्लिक सेक्टर का अच्छा खासा उसके ऊपर ना केवल ओनरशिप था बट कंट्रोल भी था, इवन इन अदर एरियाज। So public sector undertakings as economic pillars of India's economy। अब खामियाजा भुगतने को मिल नहीं रहा था ऑब्वियसली, कि अगर इतना कंट्रोल आप एक्सरसाइज करोगे तो एक पॉइंट के बाद वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम ना करके स्टिफल करेगा, आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेट करना स्टार्ट कर देगा, which was essentially depicted here in terms of slow growth, inefficient, stagnated and lack of competitiveness, especially amongst these public sector undertakings। इसने इनको कह लो कि स्टैग्नेशन के लिए या स्टैग्नेशन की तरफ पुश कर दिया। इट लेड टू काइंड ऑफ स्टैग्नेटेड, इट स्टैग्नेटेड देयर ग्रोथ, कि कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई मान लो प्रॉब्लम है भी है तो सरकार बैठी है पैसा डालने के लिए, क्यों, मालिकाना हक सरकार का है पीएसयू में, तो वो तो संभाल ही लेगी, है ना। तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज एक्चुअली नॉट प्रमोटिंग बट स्टिफलिंग देयर ग्रोथ, है ना। उसकी बोलते ना गला घोंट दिया था, वो सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करने की कोशिश जो है वो जरूर की गई थी बट उससे हो ऑपोजिट रहा था। देन फॉर एक्सटर्नल डेट क्राइसिस, कि अब आपने, अब एक्सपोर्ट तो आप कुछ कर नहीं रहे हो खास, इंपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि एसेंशियल चीजें तो इंपोर्ट कर रहे हो, आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, है ना, फूड ग्रेन्स की स्कार्सिटी आप वो इंपोर्ट कर रहे हो, और जो चीजें जो है आपके पास अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, आप वो कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उस इंपोर्ट के लिए पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, पैसा भी तो देना पड़ेगा। अब वो पैसा आपको देना पड़ेगा यूजुअली डॉलर्स में। अब आपके पास वो पैसा जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे हो, राइट। यू नॉट एन ओपन इकोनॉमी, तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं आपके पास, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि देयर विल बी सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि कह लो अपने एक्सट्रीम या अपने पीक पर पहुंच गया इन द ईयर 1990-1991, जिसको हम बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, बीओपी क्राइसिस हो गया। हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं बचे थे कि हम अपने जो हमारा कर्जा था उसकी किस्तें चुका सके, अपने कर्जे को चुका सके, और जो हमारा इंपोर्ट के खर्चे हैं उसको बियर आउट कर सके, विच मेंट दैट इंडिया एज एन इकोनॉमी वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ डिफॉल्ट, कि भाई देश जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। और आप समझो देश डिफॉल्ट करने का मतलब है क्या, मतलब सॉवरन डिफॉल्ट कर गया भाई, देश की इकोनॉमी का मतलब कोलैप्स हो गई, राइट। नथिंग कैन बी मोर कैटास्ट्रोफिक। फिर हिस्टोरिक लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एज आई टोल्ड यू, एंड नियर डिफॉल्ट ऑन द डेट सिचुएशन, कि भाई अब हाथ खड़े हो जाएंगे, हम पे नहीं कर पाएंगे अपना डेट वापस। ठीक है, तो कितना बचा था, ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं 1 फोर्टनाइट, 15 दिन के आसपास का पैसा बचा था, कि इतना ही खर्चा चलाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बचे हुए हैं। तो बात ये हुई कि आपको जो है अब यू हैव टू गो इन फॉर आस्किंग सम काइंड ऑफ लोन्स कहाँ से उठाओगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बट डेफिनेटली वो आपको हंसते खेलते ऐसे है ना, आपके मासी के घर तो आप गए नहीं हो कि आपको बहुत इजीली पैसा दे देंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके ऊपर कंडीशनैलिटीज इंपोज करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे कि भाई अगर पैसा चाहिए, पैसा लेके जाना है ले जाओ, लेकिन साथ में ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लेड टू रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है,
चलिए, so coming LPG scenario, what was the trigger, the ultimate trigger at the or the climax you can say, the trigger for the reforms 1991 economic crisis, BOP जिसको हम फेमसली बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, foreign exchange reserves reduced to below $1 billion and covered only maximum 3 weeks of import, plus over और हायर फिस्कल डेफिसिट, मतलब ये हुआ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी ओवरस्पेंट ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस, प्लस अनसस्टेनेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो थोड़ा बहुत अब एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं उसमें भी आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर रही है, गल्फ ऑयल क्राइसिस, गल्फ वॉर्स साथ में हुए हैं तो उससे और सिचुएशन खराब हुई है, स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट सेक्टर, इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड लैक ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस, कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कंपेटिटिवनेस भी उतनी अच्छी नहीं है ग्लोबली। ठीक है, चलो देन फर्दर डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि स्ट्रगल टू मीट एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशन, और एक्सटर्नल डेट के साथ चैलेंज ये होता है कि इसको आपको रीपे उसी करेंसी में करना है जिस करेंसी में आपने इसको रेज किया है, यानी कि अगर आपने यूएस डॉलर में कर्जा उठाया है तो आप रीपे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों करेंगे यूएस डॉलर में, जो कि आपके पास यहाँ अवेलेबल अभी नहीं दिखाई दिया 1990-1991 के साल के अंदर। चलिए, दैट वाज द यू कैन से द ट्रिगर फॉर द क्राइसिस एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द रिफॉर्म्स। तो फिर क्या देखने को मिला? देखने को ये मिला कि भाई जो हमारे सरकार थी उस वक्त अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर द लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इनिशिएट किया हमारे लिबरलाइजेशन या एलपीजी रिफॉर्म्स को। चलिए, सो फर्दर व्हाट वी कैन से हियर इज दैट ये मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? लिबरलाइजेशन है, सो सॉरी एक मिनट, हाँ, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है एंड ग्लोबलाइजेशन है। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तीनों मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे एल, पी और जी। तो पहला कंपोनेंट तो देखो जो लिबरलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? दैट इज रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, कि आप जो हो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज आप नहीं करोगे। तो क्या किया गया? इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया गया, प्राइस कंट्रोल्स को रिमूव किया गया, जहां पे सरकार पहले कंट्रोल एक्सरसाइज करती थी उन कंट्रोल्स को विड्रॉ किया गया, प्लस एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, डिपार्चर फ्रॉम द लाइसेंस राज सिस्टम। इस लाइसेंस राज सिस्टम को ही आप कह लो कि इसको एलिमिनेट किया गया, इसको खत्म किया गया, इट वाज डिसकंटिन्यूड। ऑफ कोर्स कुछ एसेंशियल एरियाज में, स्ट्रेटेजिक एरियाज में, जैसे डिफेंस हो गया या एटॉमिक एनर्जी हो गया या एक्सप्लोजिव्स हो गया, हैजार्डस केमिकल्स हो गया, वहां पे ऑफ कोर्स लाइसेंसिंग रहेगी। अल्कोहल हो गया, वहां पे लाइसेंसिंग रहेगी, बट बाकी सभी जगहों से लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया। देन फर्दर रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल्स, फ्रीड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसमें फ्री हैंड दिया गया। दूसरी तरफ आप कह सकते हो ट्रेड पॉलिसीज को और फेवरेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिए, दैट इज एक तो इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस किया गया, जिससे क्या होगा? इट विल प्रमोट मोर फ्री इंपोर्ट्स या फिर फ्रीली इंपोर्ट्स को और आगे बढ़ावा देगा, कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे प्रोटेक्शनिज्म कम होगा। दुनिया के लिए आप अपने डोर्स को ओपन कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे वाइस वर्सा ट्रीटमेंट ऑल्सो, और बाकी लोग जब यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे तो उससे कंपेटिटिवनेस तो बढ़ेगी, साथ ही साथ कंज्यूमर के लिए हम बोल सकते हैं कि इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, अच्छा, फिर साथ में डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किससे इससे क्या होगा, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े और कंपेटिटिव हो जाएंगे, है ना। सो 18% डिवैल्यूएशन इन 1991 एंड इट बूस्टेड द कंपेटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। क्यों एक्सपोर्ट्स करोगे तो तुम लोग क्या कर पाओगे? कुछ फॉरेक्स भी अर्न कर पाओगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अर्न कर पाओगे। ठीक है, एंड देन रिडक्शन इन इंपोर्ट कोटाज, दैट इज रिलैक्स्ड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड ब्रॉडर एक्सेस टू फॉरेन गुड्स। ये सारी चीजें जो है की गई एज पार्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन, जो पहला हम कह सकते हैं मेजर कंपोनेंट था आपके एलपीजी रिफॉर्म्स का। चलिए,
देन फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट दैट इज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो इसमें क्या किया गया, एक तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जहां जहां सरकार हाथ अपना बाहर निकाल सकती थी वहां डिसइन्वेस्टमेंट, विच मीन्स सेलिंग द स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि अगर आपकी 100% ओनरशिप है तो आप उसको डिक्रीज कर रहे हो, अपना स्टेक थोड़ा कम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, उसमें पार्शियल प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था उस वक्त, है ना, अब तो चलो कंप्लीटली ही प्राइवेटाइज कर दिया उसको, बट चलो ये उस वक्त की बात है। देन एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, विच मीन्स ओपनिंग अप सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन एंड एयरलाइंस। इसको क्या किया, जो पहले ये प्राइवेट सेक्टर, एक मिनट रुको, हाँ सॉरी, जो पहले ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं था, अब इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहाँ पे इजीली अलाउ कर दी गई। होगा क्या उससे, कंपटीशन प्रमोट होगा एंड इट विल आल्सो लीड टू, इट विल ब्रेक द मोनोपोली ऑफ PSUs, कि ये PSUs की मोनोपोली को ब्रेक करेगा, ठीक है। प्लस एग्जिट फ्रॉम लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस, कि सरकार जो है लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस से अपना हाथ बाहर खींचे, ताकि जो है यहाँ पे सरकार को अननेसेसरीली पैसा जो है वो एलोकेट करके डंप करके बर्न ना करना पड़े एक तरीके से। सो क्लोजिंग ऑफ द लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस या फिर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन आउटकम्स, ठीक है। चलिए, so these were the privatization reforms. Then coming to the last, globalization, इसके अंदर तो पहला you can say allowing foreign direct investment, जिसमें हमें क्या देखने को मिला कि लिबरलाइज किया गया FDI पॉलिसीज को, ओपन किया गया सेक्टर्स को लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड रिटेल को, इसको, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन जो हम एक ट्रेडिशनल सेंस में बोलते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग योर डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ आप एक तरीके से जो है जोड़ रहे हैं उसको। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल मार्केट, कि आप अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू आर अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ लेबर, यू आर अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, लेबर हो गया, एंड आपका तीसरा हो गया ट्रेड, दैट इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, वो आप अलाउ कर रहे हो। सो एक तो हो गया ट्रेड लिबरलाइजेशन, जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड इंप्रूव्ड एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स एंड प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये सारा कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट रहा। देन थर्ड, ज्वाइनिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर, तो it became a member in 1995, committed to international trade norms and further liberalized trade policy, कि हम क्या करेंगे, हम जो भी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ट्रेड को लेकर, वी विल बी or we have committed ourselves to that, right? So we became a member, further liberalized trade policy, and we committed to adhere to the WTO and its norms, ठीक है बच्चे, चलो ग्रेट। देन फर्दर मेजर कंपोनेंट्स के बाद क्या अचीवमेंट्स दिखाई देती हैं हमें, तो मेजरली अचीवमेंट्स के लिए हमें दिखाई देता है, एक तो फर्स्ट यू कैन से इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि एवरेज ग्रोथ रेट 6 to 7% पर एनम compared to 3 to 4% बिफोर रिफॉर्म्स, ये बूस्ट एक तरीके से कह सकते हो कि दिस गेव अ सॉर्ट ऑफ बूस्ट टू ग्रोथ। सेकंड, इंक्रीज्ड FDI, बूस्ट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, ऑब्वियसली आपने अपनी इकोनॉमी को अब क्या कर दिया है, यू हैव नाउ ओपनड अप योर इकोनॉमी, तो बाहर के जो इकोनॉमीज हैं, वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिख रहा है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, यहाँ पे प्रॉफिट्स कमाने का स्कोप अच्छा है, तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, तो FDI इनफ्लो बढ़ रहा है। देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑफ कोर्स उसके साथ कुछ जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड वी कैन से इम्पोर्ट
सॉरी नॉट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट पे थोड़ा इंप्रूवमेंट, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे. सो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स प्लस सक्सेस इन सेक्टर्स लाइक software, textile, engineering. All right. Then fourth, you can say, just give me a minute. Yeah. Fourth, that is टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. तो अगर निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में भी हेल्प करेंगे, जैसे सिग्निफिकेंट आईटी सेक्टर ग्रोथ एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स. ये हमें देखने को मिला इन द टेक अपग्रेडेशन. लास्टली कह सकते हो इसी का पार्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो एक सक्सेस है, नो डाउट अचीवमेंट है. तो एक तो डीरेगुलेशन इंटरेस्ट रेट्स का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, जिसका आपको एक और यू कैन से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, और जो हमारा सेंसेक्स एंड जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार, उसमें उतने उछाल पहले देखने को नहीं मिलते थे. क्यों? क्योंकि आपके पास एफपीआई के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा. So that all led to the growth and you can say development of financial market in the country, जो ये रिफॉर्म्स का एक और अचीवमेंट कहा जा सकता है. फिर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे डीमेरिट्स नहीं रहे, या कह लो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस नहीं निकल के आए which led to some sort of criticism and challenges which you can say emerged due to the LPG रिफॉर्म्स के. ये एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते कुछ चैलेंजेस भी निकल के आए, डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिले, कुछ खामियाजे भी भुगतने पड़े, जिसको हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसकी वजह से कुछ क्रिटिसिज्म भी निकल के आए. तो पहला एक तो जो है असमानता बढ़ी, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर नॉट बैलेंस्ड, दे वर स्क्यूड. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, एक मिनट, या uneven distribution of benefits, increased income inequality and wealth inequality. Urban areas benefit ज़्यादा करे as compared to rural areas. दूसरा, impact on the agricultural sector कैसा रहा कि lagged behind industrial growth, rural distress and causes of cases of farmer suicide. ठीक है? क्यों? वो एक तरीके के डिस्ट्रेस में, डेट में डूबते जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, उनके लिए ग्रोथ सबके लिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. देन थर्ड, ग्रोथ तो हुई बट अनएम्प्लॉयमेंट रही और इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा ग्रो किया, जिसको हमने ये भी कहा कि इट वाज जॉबलेस ग्रोथ. सो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ डिड नॉट कीप पेस विद द इकोनॉमी, एक्सपेंशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंड प्रिकेरियस वर्किंग कंडीशंस. देखो, इनफॉर्मल सेक्टर अगर ज्यादा ग्रो कर रहा है तो दिक्कत ये होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स विल नॉट बी कवर्ड, will not be under any kind of social security, या फिर उनके पास कोई regularized employment नहीं होगी, प्रोटेक्शन नहीं होंगे लॉज के, लीगल फ्रेमवर्क के. तो वो they will be exposed to all sort of you can say exploitations. They will be vulnerable to all sort of exploitations, precarious working conditions होंगी, है ना. तो वो सब दिक्कत करेगा. Then fourth, loss of sovereignty in economic policies. कि दुनिया पे आपने अपनी दुनिया के साथ इंटीग्रेशन तो कर लिया अपनी इकोनॉमी का, ग्लोबलाइज तो हो गए आप, लेकिन उसके साथ साथ आपकी डिपेंडेंस बढ़ गई. डिपेंडेंस बढ़ने की वजह से आपको बाकियों की बातें कई दफा माननी पड़ रही हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग इवन योर ओन ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग, या अपनी खुद की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए. सो वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड कंसर्न्स ओवर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, है ना. जैसे इसकी तो बाद में भी देखने को मिला कि जब अभी पिछली बार ट्रंप साहब आए थे तो उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान वाली न्यूक्लियर डील थी, उससे विड्रॉ किया. उन्होंने फोर्स किया इंडिया को कि भाई आप ईरान से तेल लेना बंद करो. या उसके बाद जब जो बाइडेन बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि भाई रशिया से क्यों तुम डील कर रहे हो, भाई हमारी मर्जी है, हमें जहां से तेल सस्ता मिल रहा है हम ले रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे. बट बात यह है कि यूएस आपका मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, आपका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी उनकी, राइट. कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी, मतलब इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर इंटरेस्ट. तो उसमें आप एक्सपोज तो होते हो, ठीक है. इफ यू आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट, तो फिर सर्टनली आप उस तरीके से बिहेव कर सकते हो. Alright, then fifth we can say with respect to environmental concerns या sustainability and social concerns. तो इसमें एक तो प्राइवेटाइजेशन ने क्या किया, कुछ environmental degradation कॉज किया. क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा फंडा है, प्राइवेट सेक्टर इट गिव्स अ डैम फॉर सस्टेनेबिलिटी, it gives a damn for
कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। उसको तो ये है कि भाई मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है बाय हुक और बाय क्रुक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उसमें अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो दे विल नॉट रियली बॉदर अबाउट इट। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर ये भी बोला जा सकता है नॉट जस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स। तो ये एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न्स जो हैं उभर के आए सामने। चलिए, देन फर्दर पोस्ट 1995 डेवलपमेंट्स एंड न्यू चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो आगे की जो पॉलिसीज रही हम वो डिस्कस करेंगे कि इसके बाद की पॉलिसीज जो हैं हाउ दे वर शेप्ड एंड दे वर अफेक्टेड बाय दीज डेवलपमेंट्स। तो एक तो ये देखने को मिला कि दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म जो है उसका वापस से राइज होना शुरू हुआ। दैट इज चैलेंजेस फ्रॉम ट्रेड वॉर्स एंड टैरिफ्स। हर किसी को अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, एग्जांपल यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, कि ये ग्लोबलाइजेशन तो हो गया, ट्रेड तो बढ़ा रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ा रहे हो, बट हर कंट्री चाहता है कि मेरे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो, मैं ज्यादा कमा पाऊँ, मैं ज्यादा जो है ग्रोथ अपनी इकोनॉमिक फ्रंट पे कर पाऊँ। तो उसके चलते जो है ट्रेड वॉर्स यूएस चाइना के बीच में भी देखने को मिलते हैं, मिले है ना पिछली बार भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे। देन सेकंड, डिजिटल इकोनॉमी, दैट इज अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस क्या हुए, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी एंड डिजिटल लिटरेसी। देन तीसरा हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, के आपने एनवायरनमेंट को ना सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है, आपने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, यानी कि बियॉन्ड कैपेसिटी जाके आपने, जिसको बोल सकते हैं इररिपेरेबल लॉसेस जो हैं वो कॉज किए हैं, इररिपेरेबल डैमेजेस कॉज किए हैं। So that is, you can say, there is a need to ensure environmental challenges like air pollution, water scarcity, etc. And you need to balance growth with sustainability. है ना, grow और die वाला बाइनरी नहीं चलेगा, grow but also ensure that कि वो sustainable growth हो। And lastly कह सकते हैं नया एक और चैलेंज, inclusivity। मतलब ग्रोथ रही है लेकिन वो ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव ना रह के वो कैसी रही है, दैट ग्रोथ हैज बीन मोर सो exclusive, है ना। So that is ensuring economic benefits reach marginalized communities and focus on women, dalits, tribals, etc. कि इन सब के ऊपर फोकस जो है वो होना आवश्यक हो जाता है। अगर हमारी ग्रोथ, उसके बेनिफिट्स सभी सेक्शंस तक नहीं पहुंच रहे हैं, अगर not that completely uniformly but still they must reach the entire population, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट, रेबेल करने वाला एटीट्यूड आएगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। और फिर अगर सोशल फैब्रिक नहीं ठीक से हम संभाल पाएंगे तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी डिट्रीमेंटल एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो लेके आएगा। So that is with respect to the post 1991 developments and new challenges। अब क्या देखेंगे हम इसके अगले सेशन में, इसके अगले पार्ट में, इसी थीम के, कि जो पॉलिसीज शेप अप हुई हैं वो किस तरीके से शेप अप हुई हैं, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी एंड चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, इसी के साथ हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाला भी लिंक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आज मैं रुक रहा हूँ, इस सेशन में मिलेंगे इसी थीम के अगले पार्ट में, इसी सेशन के अगले पार्ट में, कंटिन्यूएशन में। अंटिल देन पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।